Hello student, in the previous lecture we discussed about the classification of special theory of relativity and classical theory of relativity, and also discuss about the frame of references, in which two types of frame of references are discussed as inertial frame of reference as well as non-inertial frame of reference. Again we discuss about the classical theory of relativity, which is also called Galilean transformation theory. तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे थियरी ऑफ रिलेटिविटी कितने पार्ट्स में है, कौन कौन सी थियरीज है, और उसमें से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थियरी क्या है। अब हम लोग पार्टिकुलर टॉपिक लेकर डिस्कस करते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थियरी में क्या क्या सपोजिशन किया गया है और कैसे रिजल्ट निकाले गए हैं, और इस थियरी में कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, और इसको आइंस्टीन की थियरी में कैसे इम्प्रूव किया गया है, ये डिस्कशन इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स यानी न्यूटोनियन एंड गैलीलियन थियरीज रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्या थी। इसको हम लोग लोअर क्लासेज में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो डिसाइड किया गया उसमें फर्स्ट थियरीज है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, गैलीलियन थियरी क्या है, इसको देखते हैं। तो एक टर्म होगा क्लासिकल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, क्लासिकल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसका नेक्स्ट नेम है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, और मैकेनिक्स में न्यूटन लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन जो गैलीलियो ने दिया था, तो ये सब डिस्कस लोअर क्लासेज में किया गया है और सभी साइंस पढ़ने वाले लगभग उसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर टू थियरीज है, जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मान लीजिए रिलेटिव मोशन है तो टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाएगा। इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट पिछले लेक्चर में बताया गया था। अब इसका कोऑर्डिनेट y है, z है और ये x, और इसमें कोई सपोज कीजिए ऑब्जर्वर है ओरिजिन पर या इस फ्रेम में कहीं भी है, तो ऑब्जर्वर वो है, और इसके रिलेटिवली दूसरा फ्रेम है कोई, x डैश y डैश z डैश और ओरिजिन o डैश, टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब रिलेटिव का मीनिंग क्या है, रिलेटिव का मीनिंग यही होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि एक बस जा रही है और यहाँ पर आप खड़े हैं, तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो किसी न किसी पोजीशन पर होगा, उसके कोऑर्डिनेट होंगे। साइंटिफिक लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट से ही आपका फार्मूला बनता है, एक्सप्रेशन निकलता है, मैथमेटिकल कंसेप्ट आता है।
और उसी से एक आप किसी भी चीज़ का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई है इस प्लेस पर, प्लेस है, कोऑर्डिनेट्स है, फ्रेम है, सब एक ही मीनिंग में आते हैं। तो ये ऑब्जर्वर कोई है यहाँ पर और ये बस जा रही है, तो इस बस का कोऑर्डिनेट भी होगा अपना, बस की बॉडी होगी ऐसे। तो ये एक स्पीड से जा रही है, सपोज कीजिए एक्स डायरेक्शन में यू स्पीड से जा रही है, या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाए या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करे, और ये मोशन में है और ये फ्रेम है रेस्ट में। तो या ये भी मोशन में हो जाए, ये भी चले, इसका वेलोसिटी अलग हो जाए इससे, तभी रिलेटिव मोशन होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में चले या अपोजिट डायरेक्शन में चले, एक और एक राइट साइड में, या एक रेस्ट हो जाए, एक मोशन में हो जाए, तो यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वर होगा, आप ही यहाँ पर मान लीजिए बैठे हैं, आपका कोई फ्रेंड यहाँ पर जा रहा है, ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप सामने से देखते हैं, कुछ बोलते हैं और ये आगे बढ़ रहा है, ये भी कुछ बोल रहा है। तो आवाज़ का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका और आपके फ्रेंड्स का, उसमें चेंजिंग आएगी। तो ये चेंजिंग के कारण जो होगा रिलेटिव मोशन होगा, यानी दोनों के पोजीशन में एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली चेंजिंग होने लगे। तो इस थियरी में मोशन तो बहुत हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इसमें 2 फ्रेम्स लिया जाएगा, इनर्शियल फ्रेम लिया जाएगा जिसमें u कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर इनर्शियल थियरी है फ्रेम के लिए, तो ये सपोज कीजिए कि u स्पीड से मोशन में है और u यहाँ पर होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है, फोर्स 0 होता है। ये पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया था। अब यहाँ पर सपोज कीजिए ये ऑब्जर्वर है जो रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट फ्रेम, और इसको कहते हैं मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम, और इसका मूविंग वेलोसिटी u यूनिफॉर्म होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव, अगर सपोज कीजिए ये इधर से कहीं रन करता हुआ जा रहा है और ये स्थिर है, तो किसी न किसी समय ये इसको क्रॉस करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, कभी इधर होगा कभी आगे, रिलेटिवली मोशन में है। तो 2 फ्रेम लिए जाएंगे। अब ये फ्रेम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप साइकिल पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, रॉकेट से जा रहे हैं, सैटेलाइट से जा रहे हैं, पनडुब्बी से जा रहे हैं, किसी भी सिस्टम से आप एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है, तो वो होगा रिलेटिविटी। और इसको सॉल्व करने के लिए क्लासिकल जो थियरीज है, हम लोगों के पुराने साइंटिस्ट हैं लगभग ये जो सिस्टम में आए, गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज, पास्कल, तो गैलीलियो का नाम इसमें है रिलेटिव मोशन। तो इसका नेचर होगा यूनिफॉर्म, यानी इनर्शियल फ्रेम होगा, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। अब इसमें जो कोई इंफॉर्मेशन है, सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P और ये O है, किसी न किसी समय ये इसके पास से क्रॉस करेगा, तो ये सब टर्म लिए जाएंगे। अब देखिए कुछ हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिस्कशन किए कि कैसा नेचर होगा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी चीज़ कहीं भी खड़े हैं तो वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आपका कोई जो कंपटीटर है वो भी जहाँ भी है वही उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर दोनों रेस्ट में है तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, कोई रिलेटिविटी का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कांस्टेंट बनेगी सभी क्वांटिटी।
अगर एक रेस्ट में रह जाए, एक मोशन में हो जाए, तो वहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होगी, इसमें जो इंफॉर्मेशन है ये कैसे ऑब्जर्व करता है, इसमें कोई इवेंट्स हो रही है वो ये कैसे ऑब्जर्व करता है, एक अगर ऑब्जर्वेशन है तो दूसरा कैसे करेगा, दूसरा है तो पहला कैसे करेगा, दोनों में रिलेशन क्या होगा, कैसे हम किसी मान्यता प्राप्त फार्मूला से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। मोशन है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, फोर्स, वर्क कुछ भी ले सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम है तो बिटवीन टू ऑब्जर्वर कम्युनिकेशन जब होगा तो दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे, ये इसको सूचना बता रहा है, ये इसको सूचना बता रहा है, रिलेटिव मोशन में है तो ये इन्फॉर्मेशन रिलेटिविटी के अंतर्गत ही सॉल्व होता है। और इसी को क्लासिकल व्यू से कैसे सॉल्व किया गया है और इसमें कहाँ पर एरर है, उस एरर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे इम्प्रूव किया गया है, वो थियरी आइंस्टीन की थियरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों का ओरिजिन क्या था, बेसिक फाउंडेशन क्या था अबाउट रिलेटिव मोशन, अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ऑब्जर्वर टू अदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी चीज़ का कोई सामग्री है उसका लेन देन हो सकता है, कोई भी चीज़ का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसमें। तो वही है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है एक जगह के इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह कैसे प्राप्त किया जाए, दूसरे जगह को पहले जगह पर कैसे प्राप्त किया जाए, क्या साइंटिफिक रिलेशन होगा, कैसे निकलेगा, तो ये टर्म आएंगे। दूसरा चीज़ हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे, दूसरा चीज़ ये डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्लासिकल फिजिक्स को सॉल्व करते समय न्यूटन और गैलीलियो ने जो टर्म लिया है, देखिए हमारे पास मैटर है, तो मैटर में 3 क्वांटिटीज है, फंडामेंटल मास है, लेंथ है, टाइम है। कोई मास, लेंथ है, टाइम के साथ उसका कंसेप्ट क्या है, मास कैसे बदलेगा टाइम के पैसेज होने पर या कांस्टेंट रहेगा, लेंथ क्या होगी। तो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो एमके सिस्टम बनाया गया है, साइंस की स्टार्टिंग की गई थी। तो इसमें पहले ही ले लिया गया कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिटवीन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज, बिटवीन टू ऑब्जर्वर आर एनी टू थिंग्स, रिलेटिव मोशन अगर होता है तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा। जैसे आप रिमोट लेते हैं और टीवी यहाँ चल रही है, तो टीवी और रिमोट सपोज कीजिए 2 ऑपरेटर्स है, दोनों रेस्ट कर दिया जाए, इसके बटन को दबाया जाए तो इसका फंक्शन चेंज हो रहा है। तो किस बटन को दबाने से रिलेटिव फंक्शन इसमें कैसे चेंज हो रहा है, कितना देर में हो रहा है, ये भी रिलेटिव मोशन का ही पार्ट है। अगर आप यहाँ से बैठे हैं और यहाँ पर सैटेलाइट जा रही है, उसमें कोई जा रहा है साइंटिस्ट, तो ये आपसे बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है कि हम इस समय इतना डिस्टेंस पर हैं मून से, इतना टाइम लगेगा जाने में, वो भी इंफॉर्मेशन रिलेटिव मोशन में हो रहा है। आप डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं तो जहाँ पर साउंड का इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है रिलेटिव मोशन के कारण, वो भी रिलेटिव मोशन है। वहाँ साउंड का होता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो जा रही है मोशन के कारण, जबकि साउंड की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ऐसा अपरेंट घटना होती है कोई ना कोई। तो ये भी रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव ही सब है, सारी दुनिया रिलेटिव है। जब आइंस्टीन 26 ईयर के थे तो रिलेटिविटी की खोज किए थे उस समय, तो उनसे पूछा गया था कि क्या रोज दिन रिलेटिविटी किए रहते हैं आप, उनके घर वाले पूछे, तो उन्होंने बताया था कि रिलेटिविटी ही तो पूरा यूनिवर्स है,
एक दूसरे से सारी चीज़ें रिलेटिव है। अगर हम रिलेटिविटी को नहीं समझ पा रहे हैं तो दुनिया को कैसे समझेंगे, दुनिया क्या है, क्या इसमें हो रहा है, कौन सी घटनाएं हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया गया आइंस्टीन के द्वारा। और इसका पूरा जीपीएस सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, सब में इसका यूज होता है। तो इसको हम लोग ओरिजिनेट करेंगे आइंस्टीन की थियरी के रूप में, लेकिन क्लासिकल में क्या था तो ये एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, गैलीलियन थियरी को डिराइव करते समय 3 क्वांटिटीज को माना गया था एब्सोल्यूट क्वांटिटी। एब्सोल्यूट क्वांटिटी means there is no any change of mass, length and time in the relative motion। तो रिलेटिव मोशन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक ऑब्जर्वर के यहाँ मास अगर है तो दूसरा भी उसी को उतना ही मास मेजर करेगा। जितना लेंथ की रॉड यहाँ पर है ये भी उतना ही ऑब्जर्व करेगा। जो टाइम ये काउंट कर रहा है किसी घटना के बारे में 30 मिनट 35 मिनट, तो ये भी उतना ही टाइम काउंट करेगा। तो ये 3 क्वांटिटी को मान लिया गया था एब्सोल्यूट क्वांटिटी, यानी ये रिलेटिव मोशन पर डिपेंड नहीं करेगी। इनका रिलेटिव मोशन में वेरिएशन नहीं होगा। एब्सोल्यूट क्वांटिटी का मतलब है ये इनवेरिएंट होंगे, इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट का मतलब है कि नॉट रिलेटिवली चेंज्ड। तो रिलेटिवली ये चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट बने रहेंगे। तो इसको यहाँ पर एज्यूम किया जाएगा। बाकी क्वांटिटी कैसे चेंज होगी ये निकलेगा फार्मूला से। तो देखिए, हम लोग एक टर्म लेते हैं कि इस कोऑर्डिनेट में जो भी ऑब्जर्वर होगा, जो कुछ भी काउंट करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y, z और टाइम t। और ये ऑब्जर्वर होगा जो कुछ भी अपना इंफॉर्मेशन देगा, किसी भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एनीथिंग, साइंटिफिक हो या सोशल मीनिंग हो, तो वो अपना एक्सप्रेशन तैयार करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर x डैश, y डैश या x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम और यहाँ पर होगा t प्राइम। तो ये डैश का यूज करेगा यह प्राइम का, और ये विदाउट डैश या प्राइम लेगा अपना इंफॉर्मेशन। अब p को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो p का ऑब्जर्वेशन ओ डैश इस रूप में करेगा, और ये जो ऑब्जर्वर होगा ये x y z के रूप में बताएगा कि हमसे ये p पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है, कहाँ है, इधर आ रहा है या उधर जा रहा है। अगर रडार मान लिया जाए ये है और कोई एरोप्लेन जा रही है यहाँ पर, तो ये ऑब्जर्वेशन करता है इसका, तो ये अपने कोऑर्डिनेट के रूप में उसको एक्सप्लेन करेगा कि एक्स एक्सिस पर राइट साइड जा रही है, एक्स एक्सिस पर माइनस डायरेक्शन में आ रही है ये। और ये जो भी बताएगा एक्स डैश लेगा, एक्स डैश एक्सिस पर जा रही है या वाई डैश पर जा रही है, तो ये सब टर्म होंगे। अब देखिए, एक टर्म इसमें मिलेगा कि जैसे वो कोऑर्डिनेट है और वो डैश है, तो ये रेस्ट में लिया गया, ये मोशन में, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो इसमें जो कंडीशन लिए जाएंगे, जैसे मोशन 1 डायमेंशन हो रही है एक्स एक्सिस पर, तो इसमें एक्स डैश ये आर इन द स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस पर ही दोनों को लिया जाएगा, स्ट्रेट लाइन में होंगे। दूसरा है वाई डैश आर पैरेलल, y और y डैश पैरेलल होंगे। मोशन एक्स एक्सिस पर हो रही है, ये पैरेलल होंगे। z डैश
आर पैरेलल, ये भी पैरेलल होंगे। इसमें ओ डैश का मीनिंग है ओ डैश आर टू ऑब्जर्वर, तो टू ऑब्जर्वर्स हैं। इसमें जो ये आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि इसमें मैटर का जो 3 पहलू है, मास, लेंथ, टाइम, ये एब्सोल्यूट रहेगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में चेंज नहीं होगा इसकी वैल्यू, लेकिन आइंस्टीन थियरी में ये तीनों चेंज होगा, तीनों में वेरिएशन होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एब्सोल्यूट का मीनिंग है कि इसका जो अमाउंट वो काउंट करेगा, वही अमाउंट ओ डैश भी काउंट करेगा। जो अमाउंट लेंथ का वो काउंट करेगा, वही ओ डैश भी काउंट करेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये डेरिवेशन में हम लोग लेंगे। अब देखिए इसमें जो एक्स वाई जेड, तो ये कोऑर्डिनेट्स आप ओ होगा, उसी तरह से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये कोऑर्डिनेट्स आप ओ डैश होगा। एक्स वाई जेड ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर इसी में एक्स वाई जेड टी लिया जाएगा तो इसका मीनिंग होगा स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। तो ये स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब स्पेस टाइम का मीनिंग है कि कोई भी इवेंट्स कहाँ पर हो रही है, किस पोजीशन पर हो रही है, तो वो एक्स वाई जेड बताएगा प्लेन में कहाँ पर है और किस टाइम पर हो रही है। मान लीजिए 12 बजे यहाँ पर बम ब्लास्ट होता है रेस्ट फ्रेम में, और ये मोशन में जा रहा है, उस बम ब्लास्ट को सुनता है तो पूछेगा कि ये कहाँ हो रहा है, और घड़ी देखेगा, कहेगा कब हुआ है ये। उसके बाद ही कोई इन्फॉर्मेशन ये बताएगा अपने लिसनर को कि ये घटना यहाँ पर हुई है, इतने बजे हुई है, इस पोजीशन पर हुई है। उसका प्रभाव, अगर अमोनिया गैस लीक हुई है तो कितना देर में हम लोगों के फ्रेम में आ जाएगा, हम लोग भी मरने लगेंगे। तो उसके अनुसार ये अगला इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन देगा, बचाव कैसे होगा, क्या होगा। तो ये रिलेटिव मोशन में सभी चीज़ आ जाती है। तो स्पेस टाइम को हम लोग यहाँ पर कहते हैं, रिलेटिविटी में स्पेस टाइम से जो भी जुड़ जाएगा उसको कहते हैं इवेंट्स। इवेंट कोई भी घटना होगी तो कब होगी और कहाँ होगी यही बताएगा। टाइम बताएगा कि कब होगी और पोजीशन बताएगा कहाँ पर होगी। स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट से ऑब्जर्वेशन होगा। तो इसमें ये टर्म लिया जाएगा। अब देखिए, सपोज कीजिए कि किसी समय एट टी इक्वल टू 0 ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड करने का मतलब है कि एक ऐसा, जब ये मोशन में जा रहा है इधर, तो एक ऐसा समय आएगा कि ये इसी के ऊपर y डैश y पर आ जाएगा, x डैश x पर आएगा, z डैश z पर आएगा, o डैश o पर आ जाएगा, और दोनों एक ही पोजीशन पर हो जाएंगे। तो उस समय x y z t सीधे बराबर होगा x डैश y डैश z डैश t। तो उसको कोइंसाइड कहते हैं। तो कोइंसाइड होता है, तो उस कंडीशन में देखिए, अगर हम लोग कोइंसाइड करा देते हैं तो उस कंडीशन में एक्स डैश इक्वल टू एक्स, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू टी, ये सब सेम मिल जाएगा, एक ही एक्सिस पर पड़ जाएगा, दोनों का ऑब्जर्वेशन सेम होगा। अब यहाँ से मिलेगा कि आफ्टर
आफ्टर टाइम t o dash is moved a distance u into t डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। देखिए अब ये u स्पीड से चल रहा है तो t समय बाद इसके द्वारा चली गई जो डिस्टेंस होगी स्पीड इंटू टाइम होगा, तो स्पीड u है और टाइम कितना ट्रेवल कर रहा है t, तो t समय बाद ये जो ऑब्जर्वर होगा इस ऑब्जर्वर से इसको z डैश है यहाँ से ut डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जब ये अब कोई इवेंट्स यहाँ पर है, सपोज कीजिए कि एक इवेंट्स है इस फ्रेम में हो रही है, उसको दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओ भी देख रहा है और ओ डैश भी देख रहा है। तो यहाँ से ये अपने से कहेगा कि हमसे x डैश डिस्टेंस पर एक घटना हो रही है, अपना कोऑर्डिनेट लेगा, और ये अपने ओरिजिन से कहेगा कि हमसे x एक्सिस पर है, तो ये अपने से कहेगा कि हमसे x डिस्टेंस पर कोई घटना एग्जिस्ट कर रही है। अब ये कुछ भी हो सकता है, तो इसका कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के लिए इवेंट्स के लिए x होगा और इसका अपने ओरिजिन से x डैश होगा, और t समय बाद दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा ये u इंटू टी होगा। तो इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कंसीडर किया जाता है। कौन क्या होगा, फ्रेम इनर्शियल होगा, u कांस्टेंट रहेगा। तो ये सब टर्म है कौन कहाँ पर होगा। अब देखिए जब x एक्सिस पर मोशन होती है तो y और z कांस्टेंट होता है, क्योंकि x एक्सिस का इक्वेशन जब लेते हैं तो y z को 0 लेते हैं। तो यहाँ पर y एक्सिस पर मोशन लिया जाएगा तो x z 0 होगा, अगर z एक्सिस पर लिया जाएगा तो y और x 0 होगा। तो x एक्सिस पर मोशन लिया जा रहा है, इस कंडीशन में ये कोऑर्डिनेट है कौन किसके लिए लागू होगा, कोइंसाइड करेंगे तो ये सभी पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम कोऑर्डिनेट आपस में सेम होंगे, ये t डैश t। तो t समय बाद इतना डिस्टेंस ये कवर करता है। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग तो एक टर्म मिलेगा, अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम फिगर से मिलेगा जो पॉइंट P है, सपोज कीजिए यहाँ पर है कि पॉइंट P का पोजीशन यही है, या इसको हम लोग मान लें कि A पॉइंट पर है कोई P, तो उस कंडीशन में हम लोगों का जो वैल्यू मिलेगा कि ओ से कितना डिस्टेंस पर है ये, तो इसमें हम लोग लेंगे, देखिए ओ ए इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश ए। तो ओ से ए एक्स है, ओ डैश यू इंटू टी है, और ओ से ओ डैश ए का डिस्टेंस एक्स डैश है। तो इस दोनों को हम लोग इतना लिख सकते हैं दोनों साइड को। अब यहाँ से x डैश इक्वल टू होगा x माइनस यू टी, तो ये x डैश पता है अगर तो x निकलेगा, या x पता है तो x डैश निकलेगा। u कांस्टेंट होगा, टाइम मान लीजिए आफ्टर 5 मिनट जाना है, ये 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, आफ्टर 5 मिनट अगर x पता है कितना है तो x डैश निकल जाएगा कितना है, अगर x डैश पता है तो x निकल जाएगा कितना है। तो ये दोनों में रिलेशन होगा, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि अगर x पता है तो x डैश निकलेगा, x डैश पता है तो x निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में हम लोग लेते हैं x डैश इक्वल टू एक्स माइनस यू टी। अब देखिए जब t 0 होगा तो x डैश इक्वल टू x हो जाएगा,
तो इस कंडीशन में ये टर्म मिलेगा हम लोगों को, ये फार्मूला। दूसरा है कि सिंस मोशन एग्जिस्ट along x axis, so no variation along yz axis exist, hence y dash equal to y, z dash equal to z, ये सेम रहेगा। अगला कंसेप्ट है अगेन टाइम इज, क्लासिकल में टाइम लेंथ मास कांस्टेंट होता है, अगेन टाइम इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, सो टी डैश इक्वल टू टी, ये भी चेंज नहीं होगा, तो ये सेम बना रहेगा, केवल एक्स में वेरिएशन होगा। तो अब आइंस्टीन का जो ये आइंस्टीन बोल रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा, तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज, इसका जो इक्वेशन लिया जाएगा वो x माइनस यू टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू टी, ये सभी दोनों कोऑर्डिनेट को रिलेट करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। और क्लासिकल फिजिक्स के व्यू से ये काउंट किया गया है, इसलिए इसको कहा जाता है क्लासिकल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसको फाइंड करने वाले साइंटिस्ट गैलीलियन थे, तो उनके नाम पर कहा जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इनका मीनिंग होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिया जाता है, जैसे सपोज कीजिए कि प्लस एक्स डायरेक्शन में ना जा करके ये माइनस एक्स डायरेक्शन में जाए, या इसमें कोई इवेंट्स हो और ये ऑब्जर्व करें उसको, तो रिवर्स ऑर्डर में जब इसको लिया जाता है तो रिवर्स ऑर्डर में यह इक्वेशन बनता है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस यू टी, या इसको कहेंगे हम लोग कि x इक्वल टू यू टी प्लस एक्स डैश। तो रिवर्स ऑर्डर में ऐसे इसको लिख देते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कौन कौन टर्म है, क्या है, तो इट्स रिवर्स इज, रिवर्स होगा x इक्वल टू हो जाएगा एक्स डैश प्लस यू टी, वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश, टी इक्वल टू टी डैश। तो ये रिवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब इसका कैसे यूज करना है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, अभी भी बताया गया है कि ये कहीं भी मोशन होगी, किसी भी स्टेट में होगी, तो बिटवीन टू ऑब्जर्वर होगी और एक इंफॉर्मेशन को दूसरा ऑब्जर्व करेगा, पहला भी ऑब्जर्व करेगा, तो रिलेटिविटी में ये टर्म्स आते हैं। और दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो किससे जुड़ेगा, तो यही रिलेशन है x इक्वल टू एक्स डैश प्लस यू टी, या इसका यूज कर सकते हैं, किसी को कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है और उसका रिवर्स ऑर्डर ये कहा जाता है। अब इसका यूज कैसे करना है इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के एक दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि कैसे ये अप्लाई होता है, कैसे लेंथ इनवेरिएंट होगी
तो अगले लेक्चर में हम लोग ये इसका एप्लीकेशन देखेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स हैं और कहाँ कहाँ इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिखाई देती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में मिलेगा। तब तक के लिए इतना। ओके, थैंक यू।